नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 10वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर माहौल शांत रहा। बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोक दिया है। किसान मजदूर मोर्चा के एएम कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंघेर ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। 23 फरवरी यानी कि कल अगला फैसला लिया जाएगा। गुरुवार सुबह सरवण सिंह पंघेर ने एक तस्वीर जारी की जिसमें पुलिस फायरिंग करती नजर आ रही है। पंघेर ने कहा कि यह तस्वीर दिखाती है कि सीधी फायरिंग की गई है। पंजाब सरकार को हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। किसान की मौत के विरोध में पंजाब में भारतीय किसान यूनियन ने जालंधर लुधियाना के बीच फिल्लोर में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किया। वहीं दोस्तों, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चंडूड़ी ने 2 घंटे नेशनल हाईवे 44 बंद कर प्रदर्शन किया। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता बलदेव सिंह जीरा ने कहा कि पुलिस ने हमारे कैंपों और ट्रैक्टरों पर हमला किया। 167 किसान घायल हैं, 6 लापता हैं। दोपहर बाद चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई जिसके बाद ऐलान किया गया कि कल देश भर में ब्लैक डे मनाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैतेई को एसटी दर्जा देने पर विचार नहीं होगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसले से विवादित पैराग्राफ हटाया। इसी आदेश पर हिंसा भड़की थी। जी हां दोस्तों, मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को फिलहाल रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलमेई फैगुल शिलू की बेंच ने आदेश दिया कि एक पैराग्राफ को हटाते हुए कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुख के खिलाफ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 मार्च 2023 के इसी निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस फेगुल शिलू के फैसले ने अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए कोर्ट के निर्देश को हटाने की जरूरत बताई। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की रेड। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने 22 फरवरी को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापामारी की। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की गई। यह कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत पेशकश की गई थी। इससे पहले कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। गुरुवार को रेड के बाद मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया के लिए सीएम बनर्जी ने खोले बंद दरवाजे। टीएमसी ने कांग्रेस को दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीएमसी दरअसल मेघालय की तुरा सीट की मांग कर रही है। इसके लिए वो 2019 चुनाव का हवाला दे रही है, जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9%, बीजेपी का 13%, टीएमसी का 28% और एमएमपी का 40% रहा था। इस हिसाब से टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्मृति ईरानी का अमेठी में घर, सिर पर कलश रखकर गृह प्रवेश किया। 15,000 वर्ग फीट के मकान में रामलला दरबार और कॉन्फ्रेंस रूम भी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया पता अब अमेठी है। उन्होंने यहां 15,000 वर्ग फीट आलीशान मकान बनाया है। गुरुवार 22 फरवरी को उन्होंने गृह प्रवेश किया। उज्जैन के पंडितों ने पूजा कराई। केंद्रीय मंत्री ने पति जुबिन ईरानी के साथ हवन पूजन किया। पंडितों ने पति पत्नी पर अक्षत छिड़के। इसके बाद स्मृति ईरानी सिर पर कलश रखकर घर में प्रविष्ट हुई। केंद्रीय मंत्री ने शाम को भोजन भी रखा। इस दौरान 20,000 लोग जुटे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को एक पैसा भी मत देना, झल्ला इमरान खान, IMF को लिखेंगे चिट्ठी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में चुनाव के बाद अब नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP गठबंधन में नई सरकार चलाएगी। PMLN के नेता शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद संभालेंगे। इसी बीच जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नया बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पत्र लिखकर कहेंगे कि वह पाकिस्तान को देने वाली आर्थिक मदद रोक दे। इमरान खान ने कहा कि जब तक पाकिस्तान चुनाव में हुई धांधली की जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक IMF नकदी संकट में डूबे पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई, बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली, लैंड स्कैम में ईडी ने किया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, रांची में PMLA की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने हेमंत को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हेमंत ने याचिका दाखिल करके कोर्ट से अपील की थी कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी पेशकश नामंजूर कर दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई। कोर्ट में हेमंत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग 1 मार्च को, जुकरबर्ग से लेकर इवांका ट्रंप शामिल हो सकते हैं। जामनगर में 3 दिन सेलिब्रेशन होगा। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन देश में ही कर रहे हैं। यह फंक्शन 1 मार्च से शुरू होगा और 3 मार्च तक चलेगा। राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी है। दोनों की शादी भी इसी साल होगी। इस फंक्शन में मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग, मॉर्गन स्टैनली CEO, टेड पिक, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, डिज्नी CEO बॉब इगर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, ब्लैक रॉक CEO लैरी फिंक, एडनॉक CEO सुल्तान अहमद अल जाबेर भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में दे दिया किसानों की समस्या के समाधान का यह फार्मूला। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इशारों ही इशारों में समझा दिया कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने भाषण में आंदोलनरत किसानों का बिना नाम लिए यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह किसानों की आय बढ़ सकती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए कई संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है छोटे किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो, पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े, पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरकदाता बनाने का भी है। उन्होंने किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहम्मद शमी IPL और T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, एंकल की सर्जरी कराने यूके जाएंगे, 6 से 8 महीने के लिए हो सकते हैं बाहर। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस साल IPL और T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। वह एंकल इंजरी की सर्जरी कराने के लिए यूके जाएंगे। उन्होंने लंदन में इंजेक्शन लिए थे, लेकिन उनका असर बॉडी पर नहीं हुआ। इस कारण अब सर्जरी करानी ही पड़ रही है। शमी IPL में गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। PTI के अनुसार वह सर्जरी के बाद इस साल नवंबर तक फिट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी को मिली चुनौती, दुनिया के टॉप लीडर्स की रेस में यह नेता दे रहा है टक्कर। जी हां दोस्तों, PM मोदी लंबे समय से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक तक को पीछे छोड़ दिया, मगर एक नेता अपने देश की जनता की नजरों में अप्रूवल रेटिंग के मामले में उनसे काफी करीब पहुंचने लगा है। अमेरिकी स्थित ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 78% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कायम है। PM मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटेन के ऋषि सुनक की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। एजेंसी की वेबसाइट के मुताबिक ताजा रेटिंग लिस्ट 30 जनवरी से 5 फरवरी तक जुटाए गए डेटा पर आधारित है। रेटिंग सर्वे हर देश में वयस्कों के बीच एक हफ्ते के औसत नजरिए को दिखाती है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार PM मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ सूची में शीर्ष पर है, मगर अब मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस एमेनुअल लोपेज ओब्रेडोर 65% की अनुमोदित रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह देखा जाए तो वह लोकप्रियता के मामले में PM मोदी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका की नागरिकता पाना अब होगा बहुत आसान, बस करना होगा एक छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, अमेरिका का नागरिक बनना दुनिया में हर एक का सपना होता है। फिलहाल अमेरिका में अगर एक कानून पास हो गया तो वहां का नागरिक बनना कम से कम उन लोगों के लिए तो आसान हो जाएगा जो सेना में नौकरी करने के इच्छुक हैं। कांग्रेस के सदस्य पैट रयान ने अपने वेस्ट पॉइंट साथी कांग्रेस सांसद जॉन जेम्स के साथ मिलकर दोनों पार्टियों की ओर से करेज टू सर्विस एक्ट पेश किया है। इस विधेयक में एक पायलट कार्यक्रम की बात की गई है जो कि सेना में सेवा करने वाले योग्य और स्थापित प्रवासियों के लिए नागरिकता का तत्काल रास्ता मुहैया कराएगा। यह कानून अमेरिका के सामने आने वाली दो चुनौतियों को हल करता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सेना में भर्ती के लिए लोगों की कमी है। कांग्रेस सांसद पैट रयान ने कहा है कि मैं इसे सीधे जानता हूं कि वर्दी में अपने देश की सेवा करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। अगर लोग इस राष्ट्र की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और अपना जीवन दांव पर लगाते हैं तो वे निश्चित रूप से अमेरिकी नागरिक बनने के अवसर के हकदार हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 73,158 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 162 अंकों की तेजी रही। आईटी और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 535 अंक की तेजी के साथ 73,158 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 162 अंकों की बढ़त रही। यह 22,217 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। आज आईटी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी रही, वहीं बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोल इंडिया, बजाज ऑटो और आइसर मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और बीपीसीएल रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद किया नई पार्टी का ऐलान, इंडिया गठबंधन को देंगे समर्थन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से अलग होकर गुरुवार को अपने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया। मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम में अपनी नई पार्टी लॉन्च की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी सदस्यता और एमएलसी पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके इस कदम को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन के बाद रूस के एक पर्यटक की मौत, 6 अन्य को बचाया गया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज भारी हिमस्खलन की चपेट में आने से रूस के एक पर्यटक की मौत हो गई। इस दौरान रूस के साथ स्कीयर हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। अच्छी बात यह रही कि इसमें से 6 को बचा लिया गया। घटना के बाद खोज अभियान और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई। अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग के ऊपरी हिस्से में कोंग दूरी ढलान के पास भारी हिमस्खलन हुआ। विदेशी पर्यटक स्थानीय लोगों के बिना ही स्कीइंग ढलानों पर चले गए थे। बचाव और खोज अभियान चलाने के लिए सेना के कर्मियों और जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक गश्ती टीम को बुलाया गया है। हिमस्खलन के बाद की तस्वीरों में दिख रहा है कि पर्यटक घुटनों तक गहरी बर्फ में फंसे हुए हैं और एक हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र के ऊपर बचाव के काम में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुरक्षित रखे भ्रूण को बच्चा ही माने, यूएस के राज्य अलाबामा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसके बाद कई आईवीएफ सेंटर बंद होने का खतरा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के अलाबामा राज्य के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक फ्रोजन एम्फ्रियो यानी कि सुरक्षित भ्रूण को बच्चा ही माना जाए। अगर कोई इन्हें नष्ट करता है तो उसे दोषी ठहराते हुए केस चलाया जाएगा। अब इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह हजारों साल पुराने दौर में लौटने जैसा है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे भ्रूण हत्या जैसे अपराध रोके जा सकेंगे। बहरहाल इस फैसले की वजह से राज्य में कई आईवीएफ इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर बंद हो सकते हैं। यूएन में अमेरिका की पूर्व एम्बेसडर और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रेस में शामिल निक्की हेली ने अलाबामा राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एनबीसी को दिए इंटरव्यू में साउथ कैरोलिना की इस पूर्व गवर्नर ने कहा कि मेरे लिए भ्रूण का मतलब बच्चा ही है, लिहाजा फैसला सही है और मैं इसका समर्थन करती हूं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल के लिए रणजी मैच छोड़ा, खुद को अनफिट बताकर मुंबई टीम से बाहर हुए। एनसीए ने कहा अय्यर इंजर्ड नहीं। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने बुधवार को बताया था कि वह अनफिट होने के कारण रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकेंगे। अब गुरुवार को एनसीए के स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन हेड नितिन पटेल ने कहा कि श्रेयस फिट है। उन्होंने सिलेक्टर्स को ईमेल कर बताया कि अय्यर को कोई फ्रेश इंजरी नहीं है और वह फिट है। दूसरी ओर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अधिकारी ने भास्कर को बताया कि श्रेयस आईपीएल की तैयारी में लगे हैं। वह टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड नहीं होना चाहते, इसलिए घरेलू क्रिकेट से दूर हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर मुझे निराशा हुई, गिल बोले मानसिकता में कोई बदलाव नहीं, अगले चैलेंज के लिए तैयार हूं। जी हां दोस्तों, रांची टेस्ट से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर निराशा हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी यानी कि आज से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल बोले कि आपसे निश्चित रूप से कुछ उम्मीदें होंगी कि आप टीम और देश के लिए कैसे खेलना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मेरी मानसिकता में कोई बदलाव आया है। मुझे अब भी खुद से वही उम्मीदें हैं। गिल ने आगे कहा कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं और अगली चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। एक बड़े खिलाड़ी और एक औसत खिलाड़ी के बीच यही अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत श्रीलंका के शिप मालदीव पहुंचे, यहां 3 देशों की मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेंगे। चीन का स्पाई शिप भी माले के करीब। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के नेवी शिप गुरुवार को मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए। ये शिप यहां मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के साथ नेवी एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। दोस्तों खास बात यह है कि माले से कुछ दूरी पर चीन का स्पाई शिप जियांग यांग होंग 03 भी मौजूद है। लोकल मीडिया अधांधु की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का स्पाई शिप करीब 1 महीने से मालदीव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद है। मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी इस पॉलिसी को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। संसद में विपक्ष का बहुमत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्स बोला सरकारी सेंसरशिप से सहमत नहीं पर आदेश मानेंगे दावा, सरकार ने कई अकाउंट्स पोस्ट हटाने को कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। एक्स ने यह दावा अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए किया। प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इनमें से अधिकतर अकाउंट्स किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सभी सैकड़ों अकाउंट और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक पर जेफरीज की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके इक्विटी बाजारों के लिए सकारात्मक नजरिए का अनुमान पेश किया है। न्यूयॉर्क मुख्यालय वाली फर्म ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 10 साल में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जिसके कारण देश को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4 साल में भारत की जीडीपी समत्वय $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जिससे यह 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल हुआ जारी। 22 मार्च को सीएसके आरसीबी के बीच ओपनिंग मुकाबला, 17 दिन में 4 डबल हेडर होंगे। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के यानी कि आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल गुरुवार को जारी कर दिया गया। आम चुनाव के कारण इस सीजन का पूरा शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। दूसरे फेज का शेड्यूल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी होगा। इस सीजन का पहला मुकाबला 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच चेपाक स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले फेज में 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी हुआ है। इस दौरान 17 दिन में 21 मैच खेले जाएंगे, इनमें 4 डबल हेडर शामिल होंगे। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीएल 2023 का विजेता कौन सी टीम रही थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं आईपीएल 2023 की ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस टीम का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।